नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको दिखाएंगे दिलचस्प खबरें, आत्मनिर्भर होते भारत की झलक आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको नया सवेरा में देखने को मिलेगी। और करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं संध्या शर्मा। आप सभी को सुप्रभात। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से करेंगे संवाद। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ी। दावों के निपटान में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे। आज 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। ईरान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम बैठक। अमेरिका ने कहा हत्याएं रोकने के लिए सभी विकल्प खुले, तो वहीं ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ घोषित, एक ही हॉफ में जोकोविच और सिनर। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सवालेंका फ्रांसीसी वाइल्ड कार्ड के खिलाफ करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और आइए विस्तार से नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात स्टार्टअप से जुड़ी हुई। जी हां, भारत का स्टार्टअप इस समय कमाल कर रहा है। साल 2016 में शुरू हुई इस पहल ने आज भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित कर दिया है। बिल्कुल, और इसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत की ओर से हम तेजी से कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था भारत की पहचान आज केवल एक उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है। आज भारत नवाचार, तकनीक और उद्यमिता की वैश्विक ताकत बन चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश भारत आज गंभीर समस्याओं का समाधान दे रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। 2016 में शुरू हुई इस पहल ने युवाओं के विचारों को पंख दिए, नवाचार को मंच दिया और भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया। इसी स्टार्टअप कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। देश भर के करीब 3000 स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की घोषणा की जाएगी और भारत के 20 उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ ही स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत डिफरेंट स्टेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लगभग 2,01,000 से ज्यादा स्टार्टअप DPIIT के तहत पंजीकृत हुए हैं। आज भारत में 118 से 123 यूनिकॉर्न्स हैं, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक है। इन स्टार्टअप्स में अब तक $150 बिलियन से अधिक का निवेश हो चुका है। स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यूनिकॉर्न्स का कुल मूल्य $220 बिलियन से ऊपर है। साल 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने स्टार्टअप को सहारा देने के लिए एंजल टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्टार्टअप इंडिया महिला उद्यमिता और ग्रामीण नवाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और फंड ऑफ फंड्स जैसे कार्यक्रम नए उद्यमियों के लिए मजबूत सहारा बन रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टार्टअप्स के साथ मुलाकात की, जिन्होंने भारत की जरूरतों के आधार पर नए AI सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। इंडिया को अगर AI का विश्व गुरु बनना है तो इंडिया के लिए वो टिपिकल प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड सॉल्व नहीं कर रहा, उसको सॉल्व करना है एथिकली और रिस्पॉन्सिबल। हमें सिर्फ वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, हमें वो नहीं बनाना है जो वेस्ट बना रहा है, हमें वो बनाना है जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आए। 10 साल पहले हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि एक डीप टेक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके
मुझे अपने देश में ये काम करने का मौका मिलेगा। सो वो अपॉर्चुनिटी अब यहाँ है। AI इज गोइंग टू बी आत्मनिर्भर इंटेलिजेंस फॉर इंडिया एंड विकसित भारत में इसका बहुत अहम योगदान रहेगा। स्टार्टअप इंडिया दिवस पहचान है भारत की। छोटे शहरों से लेकर वैश्विक मंच तक भारतीय स्टार्टअप्स ने ये साबित किया कि प्रतिभा, तकनीक और विश्वास के साथ भारत दुनिया का अगला इनोवेशन हब बन रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन में आज संसद के प्रति जन भागीदारी और सदस्यों की सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र में देश विदेश के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जिसमें विधायी कामकाज को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। आज के एजेंडे में सबसे ऊपर मतदान के बाद नागरिकों की भागीदारी और संसद सदस्यों की सुरक्षा और सेहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस खास कार्यशाला में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि सशक्त लोकतंत्र पर भारत का क्या पक्ष है। कल सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर विस्तार से दुनिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि लोकतंत्र का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी यानी कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, संसदीय संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना, सर्वोच्च प्राथमिकता निष्पक्ष और सुदृढ़ निर्वाचन प्रणाली से लोकतंत्र मजबूत करना है। वहीं नए नए रिफॉर्म के कारण भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर भी ये बातें कही गई है। AI के दुरुपयोग पर जवाबदेही तय करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के आदर्श उपयोग की रूपरेखा हम सभी को मिलकर बनानी होगी, ये भी कहा गया। AI को सोशल मीडिया से लोकतांत्रिक संस्थानों की कार्यकुशलता में वृद्धि, साइबर अपराध, सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे गंभीर चिंताएं, विश्वसनीय पारदर्शी सोशल मीडिया के ढांचे पर बल दिया गया। वहीं विधायिका के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करना होगा, इस तरह की बातें भी कही गई। भारत का नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों के लिए निर्णायक समाधान पेश कर रहा है। वहीं दिशा, स्थिरता, प्रेरणा के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। और ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए इस पर विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। ऋषि, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ सबसे अहम सवाल तो ये कि कैसा रहा, जैसा हम देख रहे थे कि इन 3 दिवसीयों में जो स्थितियां रही हैं साफ तौर पर उनको बहुत ज़्यादा उजागर किया है। आर्टिफिशियल का कितना बड़ा रोल होने वाला है इस संसदीय कार्यवाही में और क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आया है, क्योंकि आज इसका समापन होने वाला है? देखिए गौरव, जिस तरीके से राष्ट्रमंडल देशों के जो अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें जो सम्मेलन की हमने यहाँ पर मेज़बानी की है और जिन मुद्दों को इसमें शामिल किया है वो बहुत ज़्यादा समसामयिक हैं और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने वाले, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने वाले हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया AI और सोशल मीडिया का जिस तरीके से उपयोग बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में भी इनका जो उपयोग है वो बढ़ेगा। ऐसे में अगर दुरुपयोग होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, ख़ास तौर से AI को लेकर जिस तरीके से अभी दुनिया में जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की। AI, सोशल मीडिया जैसे मुद्दों पर आज जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, ख़ास तौर से जो संसद के प्रति लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो भावनाएं हैं, उसके प्रति संवेदनशीलता है, उस पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ मतदान के बाद जो लोगों के जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं और जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर निरंतर निगरानी बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि सिर्फ वोटिंग होना ही काफ़ी नहीं है। वोट होने के बाद जो जागरूकता है और लोकतंत्र के प्रति जो सजगता है वो बनी रहनी चाहिए। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर कि आज चर्चा होनी है। दूसरा ये बात है कि संसद सदस्यों और संसद कर्मियों की, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो उनका कल्याण हो, इससे संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा है। हम जानते हैं कि 4 मुद्दों को इस चर्चा में शामिल किया गया था। 2 मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, 2 पर आज होनी है। दोपहर बाद जिस तरीके से समापन होगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका समापन करेंगे अपने अध्यक्षीय भाषण के तौर पर। उसके बाद हम जानते हैं कि जो प्रक्रिया है कि लंदन के UK के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको ये अगली मेज़बानी सौंपी जाएगी। जिस तरीके से पिछली बार भारत को मेज़बानी मिली थी, इसी तरीके से अगली मेज़बानी UK के पास जाएगी। और इस दौरान जो हमने चर्चाएं की हैं, इसको लेकर एक कॉमन ड्राफ्ट के आने की भी पूरी उम्मीद है,
कि हमने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या चर्चाएं की और आने वाले दिनों में इन कॉमनवेल्थ के जो अध्यक्ष और जो पीठासीन अधिकारियों के दायित्व, कर्तव्यों और उनको लेकर जो आगे आने वाले समय की जो संकल्पना है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, मुझे लगता है इसको लेकर कोई एक ड्राफ्ट ज़रूर आ सकता है। जहाँ तक अब बात करें मेज़बानी की, तो निश्चित तौर से हमने एक शानदार मेज़बानी की है। हमने अपनी पुरानी संसद और आज की जो वर्तमान की जो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में ये आयोजन किया है। उपराष्ट्रपति के द्वारा भी आज समस्त जो हमारे निश्चित तौर पर ऋषि, ये कॉमनवेल्थ के तमाम जो लोग महत्वपूर्ण हैं पहलू जो तो आए है हुए ये, हैं ऐसे में उनके लिए देखना एक होगा भोज का भी कि इससे आयोजन आने वाले समय में कितना बेहतर भविष्य हो पाता है और ये जो तमाम यहाँ से रूपरेखा रखी जा रही हैं उनसे आने वाला समय कितना मजबूती भरा होगा और किस तरह से आगे आने वाले समय में जो तमाम मजबूतियां हैं वो आती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इनमें मुंबई का बीएमसी भी शामिल है। मुंबई में वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इस चुनाव में 2869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई में 1,700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं बात बीएमसी की करें तो यहां कुल 227 सीटों पर मतदान हुए। जहां भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट में गठबंधन है, वहीं बीजेपी 137 सीटों पर लड़ रही है। वहीं शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर शिवसेना यूबीटी ने मनसे के साथ अलायंस किया है। यूबीटी जहां 163 सीटों पर लड़ रही है, वहीं एमएनएस को 52 सीट पर वो मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन किया है। वहीं कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है, जबकि वीबीए को 46 सीट दी गई है। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो वहीं अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर चुनाव लड़ी है। और बीएमसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की भारी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। 6 एग्जिट पोल्स ने भाजपा शिवसेना गठबंधन के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश का अनुमान लगाया है, जिसमें ठाकरे बंधु बड़े अंतर से पीछे रह सकते हैं। जबकि कांग्रेस के नेतृत्व की अगर बात करें तो ये गठबंधन एक बार फिर कमजोर प्रदर्शन की आहट दे रहा है। एग्जिट पोल्स के अनुसार महायुति गठबंधन मतदाताओं की पहली पसंद बनकर उभरा है। एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को 131 से 151 वार्डों में जीत का अनुमान दिया है, जबकि शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो शिवसेना यूबीटी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं जनमत पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 138 सीटें, वहीं यूबीटी प्लस को 62 सीटें और कांग्रेस को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेवीसी के अनुसार भाजपा शिवसेना गठबंधन 129 से 146 वार्डों में जीत दर्ज कर सकता है, जबकि शिवसेना यूबीटी गठबंधन को 54 से 64 वार्ड मिलने की संभावना है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे बताया गया है और उसके खाते में केवल 21 से 25 वार्ड आने का अनुमान है। डीवी रिसर्च ने अपने आंकड़ों में बीजेपी प्लस को 107 से 122 सीटें, यूबीटी प्लस को 68 से 83 सीटें और कांग्रेस को 18 से 25 सीटों का अनुमान लगाया है। जेडीएस के एग्जिट पोल में भी बीजेपी गठबंधन आगे नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस को 127 से 154 सीटें, यूबीटी को 44 से 64 सीटें और कांग्रेस को 16 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और आखिर में द डेमोक्रेसी टाइम्स नेटवर्क के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहां भी बीजेपी को 142 सीटें, यूबीटी को 58 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो निश्चित तौर पर यहां पर देखें तो जो आंकड़े बता रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से अब की बार यहां पर बीएमसी का जो एग्जिट पोल है वो किस तरह से दिखा रहा है। और आज साफ हो जाएगा कि ये जो तस्वीरें हैं वो आंकड़ों में किस तरह से बदलती हुई नजर आती है। श्यामा हमारी सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा का ही रुख करते हैं। श्यामा, क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं बीजेपी प्लस किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आज क्या लगता है कि किस तरह से जो एग्जिट पोल है वो तस्वीर किस तरह से साफ होती हुई नजर आएगी, क्या तैयारियां इसको लेकर नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है?
जी गौरव, अगर हम बात कर लें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स कल मतदान जब खत्म हुआ, समय खत्म हुआ, उसके बाद आना शुरू हो गया था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महायुति में जो है वो एक खुशी की लहर थी। और साथ ही आज भी अगर हम देखें तो 114 जो नंबर चाहिए, गोल्डन फिगर, मैजिक फिगर जो है, उससे ज़्यादा ही बहुत ईजीली सिक्योर करता हुआ महायुति यहाँ पर नज़र आ रहा है एग्जिट पोल्स की अगर माने तो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो महायुति के यहाँ पर बनने के जो नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन है बीएमसी के लिए, वो बनता हुआ बहुत आसानी से नज़र आ रहा है। और ये पहली बार होगा कि इस बार ये अगर एग्जिट पोल सही हुए तो बीजेपी का मेयर बीएमसी के कुर्सी पर बैठेगा। तो ये बहुत अपने मायनों में पहली बार, बहुत सारी चीज़ें में पहली बार होगा। इसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात कर लें तो मुंबई में पूरे एक तरीके से जो 227 सीट्स के लिए मतदान हुए थे कल, उसमें आज काउंटिंग होने वाला है। 10 बजे से ये गिनती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और लगभग 23 जगहों पर ये सेंटर्स बनाए गए हैं बीएमसी की ओर से। और यहाँ पर 23 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिनकी अध्यक्षता में ये सारे काउंटिंग्स शुरू होंगे। 10 बजे से शुरू होगा और अलग अलग फेजेस में इसे किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि इसमें पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आधिकारिक रूप से जो प्रेजेंट रहते हैं वो सभी रहेंगे। और साथ ही मीडिया के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है कि वो रियल टाइम बेसिस पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो देखें। फिलहाल हम इस वक्त हैं बीजेपी के ऑफिस में, जहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर तैयारियां वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ समय में जब आंकड़े आएंगे तो उनके आंकड़े बढ़ने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले भी कई सारी ऐसी टाइम हो चुके हैं अनिश्चितता का एक पिक्चर हमने देखा था सामने की एग्जिट पोल तो पूरा ही टर्न करता हुआ एक यहाँ पर आंकड़ा आया था। लेकिन अगर इस बार हम देखें तो समीकरण काफी सारे अलग अलग बैठे हुए थे। जो महायुति पिछले समय विधानसभा में एक साथ लड़ रही थी, वही महायुति कहें अगर इस वक्त तो इसमें सिर्फ 2 पार्टी थी बीएमसी के लिए अगर हम खास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है वो इस समय महायुति में शामिल नहीं था। इस समय महायुति में सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल थी। जब हम शिवसेना की बात कर रहे हैं तो लगातार इतने सालों से, दशकों से, 25 सालों से शिवसेना जो कि अनडिवाइडेड थी उसने राज किया हुआ है। तो ये काफ़ी मायनों में शिवसेना जो दोनों गुट हैं, उद्धव ठाकरे के लिए भी और साथ ही एकनाथ शिंदे के लिए भी एक ये लिटमस टेस्ट होगा कि किस तरीके से जनता उन्हें सराह रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। और साथ ही उद्धव ठाकरे की गुट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगा क्योंकि हम देखते आए हैं विधानसभा, लोकसभा, इन सब में कैसा रिजल्ट रहा है। और अब जो कि बीएमसी जो कि उनका गढ़ माना जाता था, अगर यहाँ पर लोग साथ नहीं देते हैं या साथ देते हैं तो किस तरीके से उनके आगे का रुख रहेगा ये भी तय करेगा ये चुनाव। क्योंकि इस वक्त हमने देखा 2005 के बाद पहली बार दोनों भाई जो हैं, ठाकरे बंधु जो हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो साथ में आए हुए हैं। क्या ये मैजिक चल पाया है लोगों के बीच में, जनता के बीच में? क्या मतदाता जो हैं वो इस बात को समझ पाए हैं कि जो ये ठाकरे बंधु साथ में आए हैं तो कुछ बदलाव आ सकता है? क्या उसके लिए वोट होगा? ये सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर 10 बजे से शुरू होगा। और हम मानते हैं कि ये फेजेस में हो रहा है तो शाम का समय होगा जब ये सारी बातें क्लियर होंगी कि कौन मेयर के सीट पर बैठ रहा है, किसकी पार्टी यहाँ पर अपना दावा लगाएगी। तो शाम तक देखना होगा कि आखिर मुंबई का किंग कौन बनता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शामा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ये प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दावा और आपत्ति की बढ़ी हुई अवधि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। और आइए बात करते हैं इंस्पायरिंग इनोवेटर्स की। तो आज के हमारे इनोवेटर हैं कल्टीवेट के फाउंडर्स, जिनकी खोज ने किसानों के काम को आसान कर दिया है। किस तरह से, जानिए। उलझ रही थी जिंदगी जब खेतों में खलियानों में, हरियाली बनकर आए हैं वो जीवन के बागानों में। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, और आज के हमारे इंस्पायरिंग इनोवेटर्स हैं कल्टीवेट के फाउंडर्स। Since farmers have continued to grow same crop over a period of time, the soil has lost its vitality. As a result, the yield has not increased. In fact, it has dropped down, while the cost of cultivation has increased. So this is making farmers go through a lot of financial distress, and many farmers are moving out of rural areas to urban area in search of job and better opportunity. When I talk about sugarcane, our solution gives you complete automation service where the complete farm is automated. It runs on autonomous mode. The Cultivate Cloud solution takes up the data from all the different sources like soil moisture sensor, weather station. The crop model takes the decision of what is required to the field, when the irrigation has to be given, when the water requirements of the crop is sensed. The automation takes control. It operates the pump, opens the valve and gives the required amount of water to the crop. There are different kinds of sensors that sense the water level or moisture level in the soil, also the water level in pipes where we grow paddy. In some cases, we give them advisory and they are able to take a look at all the parameters from their field on a mobile app and control and operate their pump. Again, that is done remotely. So the main purpose of Cultivate is how do you bring in cutting-edge technology, helping farmer to reduce cost of cultivation, increase the yield. So when we talk about yield, it is the total output increase both in case of paddy and sugarcane, which are totally water-guzzling crops. So that's what we have been trying using a combination of IoT, AI, ML models. ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। தண்ணி கட்டுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கே இருக்காரோ அங்கேருந்து வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாங்க. மோட்டர் வந்து ஆன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஆஃப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாம் பண்ணுவோம். இப்போ வயலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அங்கேருந்து பார்க்கலாம் வயலில் எவ்வளோ ஈரப்பதம் இருக்குது. ஈரப்பதத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இப்போ 40% வச்சு தான் மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க.
ਕਲਟੀਵੇਟ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਹੈ। So Cultivate has developed a platform that helps farmer to get timely information so that they can reduce their cost and increase the output, making the agriculture more viable and sustainable. कल्टीवेट ने लाखों किसानों को खुशहाल बनाया और कल्टीवेट के फाउंडर्स को बनाया इंस्पायरिंग इनोवेटर्स। ये है नए भारत की नई पहचान। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। आखिर प्रगति की पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति पहल ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति, निगरानी और निर्णय एक साथ चलते हैं तो सबसे जटिल और दुर्गम परियोजनाएं भी समय पर जमीन पर उतरती हैं। मिजोरम इसका जीवंत उदाहरण है। कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए ये मुमकिन हुआ है, आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो और नियत मजबूत हो तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। पीएम मोदी की स्पष्ट नीति और सशक्त नेतृत्व का असर है कि मिजोरम 78 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ गया। मिजोरम में रेल नेटवर्क बिछाना इतना आसान नहीं था क्योंकि राज्य की दुर्गम पहाड़ियां, कमजोर चट्टानें, अत्यधिक वर्षा और लगातार भूस्खलन इस काम में बड़ी बाधा थे। लेकिन इस काम को आसान किया प्रगति ने। मिजोरम को सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए साल 2015 में 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। परियोजना की शुरुआत में ही बाधाएं बहुत थीं, लेकिन प्रगति में समीक्षा के बाद मिजोरम में जबरदस्त निर्माण कार्य हुआ। प्रगति पोर्टल का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला। जो लैंड एक्विजिशन हमें करना था इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 490 हेक्टेयर्स, ये लैंड एक्विजिशन आसानी से नहीं हो पाता यदि हमें प्रगति पोर्टल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से ये नहीं होता तो पूरा नहीं हो पाता। उसके अलावा फॉरेस्ट के परमिशंस की जो बात है उसमें भी काफ़ी सहयोग मिला। इन एडिशन जो हमारे लेबर बाहर से आके काम कर रहे थे उनको जो इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता होती है उसमें भी प्रगति पोर्टल के माध्यम से जो इंटरवेंशन हुआ वो काफ़ी आसान हो गया। इस परियोजना के तहत 45 सुरंगों, 150 से अधिक पुलों और 4 नए रेलवे स्टेशनों होटोकी, काउनपुई, मोलकांग और सेरांग का निर्माण हुआ। उद्घाटन के अवसर पर सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल योजना की शुरुआत से ही निर्माण कार्य के लिए बड़ी चुनौती थी। मॉनसून में एक ही रात में महीनों की मेहनत बह जाती थी। इसके अलावा खराब सड़कों के कारण मशीनरी और निर्माण सामग्री पहुंचाना बेहद कठिन था। कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण अधूरा था, जिससे कार्य बार बार बाधित होता रहा। एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती जा रही थी। लेकिन फिर मार्च 2016 में प्रगति की समीक्षा बैठक में जब ये सभी अड़चनें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आईं, तो परियोजना की दिशा ही बदल गई। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया, जिम्मेदारियां तय की गईं और समयबद्ध निगरानी शुरू हुई। प्रगति के तहत लिए गए फैसले तुरंत जमीन पर लागू होने लगे। वर्षों से रुके कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगे। जब से चेंज मिजोरम में आया हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि जो
हम लोग पहले तो बाहर में घूमने के लिए बहुत मुश्किल था, रास्ता भी बहुत खराब था। जब से ट्रेन आया इधर में हम लोग को जहाँ जाना है बहुत जैसे भी पहुँच सकते हैं। 144 टनल्स और ब्रिजेस ये सब है। इट वाज लाइक कहीं पे भी रास्ता उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हर जगह पे एक रेलवे स्टेशन तो बना है और इसके सामने क्वार्टर्स है। इट वाज लाइक आई थिंक दिस प्लेस इज गोना डेवलप अ लॉट इन द अपकमिंग डेज। लाइक टूरिस्ट आर गोना विजिट मोर एंड मोर। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं है, बल्कि ये प्रगति की कार्य क्षमता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि जहां भूगोल चुनौती देता है, वहां सक्रिय शासन, डिजिटल निगरानी और मजबूत नेतृत्व विकास की राह बना सकते हैं। तो ये आपने देखा प्रगति एट 50, विकास को किस तरह से गति दी जा रही है। यहाँ वक्त नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होता है। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं दिलचस्प खबरें। तो पहली खबर हम आपको बता रहे हैं, जो बता रही है कि कैसे इंटरनेशनल रेस ने दूर की कनेक्टिविटी की परेशानी और पर्यटकों के साथ किस तरह से गांव की रौनक लौटी है। जी हां, एक रेस ने रोशन की गांव की किस्मत। ये खबर है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पुणे से, जो केवल एक शहर नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की जीवित विरासत भी है। लेकिन रायगढ़ और तोरना की तलहटी में बसे गाँव के लोग पीढ़ियों से इस वीरता की कहानियों के साथ साथ बड़े हुए, लेकिन रोजमर्रा की जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन साइकिल रेस का आयोजन यहां पर किया गया और उसके माध्यम से यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ी। रेस की जो तैयारियां की गई तो सड़कों को चौड़ा किया गया, ऊंचाई बढ़ाई गई और गुणवत्ता ऐसी कि वो सालों तक टिकी रहे। और अगली खबर का रुख करें तो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर यह खबर है। और अब सैलून में नहीं बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टर ही इसे कर सकेंगे, क्योंकि साफ तौर पर इसको लेकर एक बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ है? हेयर ट्रांसप्लांट को अब सैलून सेवा नहीं बल्कि पूरी तरह से चिकित्सीय सर्जरी माना जाएगा। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और इसका बिजनेस अगर हम आपको बताएं कि कितना ज़्यादा है, तो इसका उद्देश्य 200
$52 मिलियन के इस उद्योग में फैली गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है और ये जानकारी 3 सरकारी अधिकारियों के आधार पर सामने आई है। और इसके अलावा सैलून में बालों की स्टाइलिंग में कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है और वहीं हेयर ट्रांसप्लांट में बालों की जड़ों का प्रत्यारोपण होता है और इसमें तमाम तरह के अलग अलग केमिकलों का यूज़ होता था। तो ऐसे में इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो ऑथेंटिक जो क्लिनिक है वहीं पर ये हो पाएगा और इसके अलावा भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वही इसे कर सकेंगे। इसलिए इस तरह की पहल बहुत किफ़ायती आने वाले समय में उन लोगों के लिए होगी जो इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली और वाराणसी जैसे शहरों में जब हवा खराब होने की खबर सामने आती है तो नजरें एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जाकर के टिक जाती है, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ कभी हवा खराब पाई जाती है तो कभी बहुत खराब और कभी गंभीर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये शब्द सचमुच में बता पाते हैं कि हवा को सांस में भरने से लोगों की सेहत और जीवन पर कितना असर पड़ रहा है। तो आपको ये बताएं कि एक स्टोरी बता रही है कि हवा का पैमाना बदलना होगा और तभी सामने आएगी सेहत की असली तस्वीर। BHU और IIT दिल्ली के संयुक्त अध्ययन में ये पता चल रहा है कि AQI प्रदूषण का हाल तो बताता है लेकिन इससे जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का खतरा नहीं बताता है। तो बदलाव की जरूरत पर विशेष जोर दिया गया है और बताया गया है कि इसीलिए जरूरी हो जाता है नया स्वास्थ्य सूचकांक। तो ये तो रही प्रेस रिपोर्ट से जुड़ी हुई खबरें और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत गुलाम हुसैन डारजी ने अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि अमेरिका ने ईरान में अशांति को हिंसा में बदलने में अपने देश की सीधी भागीदारी को छिपाने के लिए झूठ, तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने और जानबूझकर गलत जानकारी देने का सहारा लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बल प्रयोग की कोई भी धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर और खुला उल्लंघन है। ऐसे गैर कानूनी काम सीधे तौर पर अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करते हैं। डारजी ने कहा है कि ईरान ना तो तनाव बढ़ाना चाहता है और ना ही टकराव। सभी परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन लोगों पर होगी जो ऐसे गैर कानूनी काम शुरू करेंगे। और वहीं यूएन में अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्स ने ईरान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ईरान पर सरकार पर सवाल भी उठाए और कहा कि शासन ही ईरानी लोगों की आर्थिक बदहाली और उनकी आज़ादी के दमन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इसके अलावा उन्हें जवाबदेही ठहराया जाएगा। माइक यही नहीं रुके और उन्होंने आगे भी कहा है कि ईरान की सरकार पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है और इसीलिए वो झूठ का सहारा ले रही है क्योंकि सड़कों पर ईरानी लोगों की ताकत है और सरकार डरी हुई है। वहीं ईरान कहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि नरसंहार को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं और ये बात ईरानी शासन के नेतृत्व से बेहतर कोई नहीं जानता। इधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यहां की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है और समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जिन पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा cons1.telaviv@mea.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं। और दुनिया भर की कुछ अन्य खबरें भी देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। तो गुरुवार को नासा ने पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन की जब एक बीमारी अंतरिक्ष यात्री और उनके 3 साथी पृथ्वी पर लौट आए। स्पेसएक्स ने उन्हें सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतारा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ी जेल कोठरी में शिफ्ट किया गया। बोल्सोनारो की नई जेल कोठरी लगभग 65 वर्ग मीटर की है जो अब तक इस्तेमाल की जा रही कोठरी से काफी बड़ी है।
अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई कैरेबियन सागर में की गई। अमेरिकी सैन्य कमांड के अनुसार मरीन और नौसैनिकों ने कार्रवाई में टैंकर वेरोनिका को बिना किसी प्रतिरोध के अपने कब्जे में ले लिया। और आइए अगले सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं। मनी मंत्र में आज बात करेंगे एनपीएस की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक बाजार आधारित पेंशन योजना है, जो सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये योजना सरकारी, निजी क्षेत्र और असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए लागू की गई है। नेशनल पेंशन सिस्टम से आप कई धाराओं के तहत टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें धारा 80C, धारा 80 CCD शामिल है। और अब आपको लिए चलते हैं खेल जगत में, जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या खबरें हैं आपके लिए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है और अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 6 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका को टीम 35.2 ओवर में सिर्फ 107 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए हेनिल पटेल ने 5 विकेट लिए। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल में सामना चीनी ताइपे के लिन चुन यी से होगा। हरलीन देओल की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2026 सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में यूपी ने 3 विकेट पर 162 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। आज महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी के सामने गुजरात जॉइंट्स की चुनौती। गुजरात के सामने शीर्ष पर चल रही आरसीबी को रोकने की चुनौती। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ है सामने नोवाक जोकोविच और जनिक सिनर एक ही हॉफ में। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका फ्रांसीसी वाइल्ड कार्ड धारी टायन सोआ के खिलाफ करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। बढ़ते हैं आगे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। इन कैडेट को युवा आपदा मित्र के रूप में जाना जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग देकर नेशनल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर देश उनकी सेवाओं का उपयोग कर सके। और इसकी तमाम जानकारी इन दिनों दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में दी जा रही है। कैसी है एनसीसी की ये युवा आपदा मित्र योजना, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखिए, एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर युवा आपदा मित्र योजना भी दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या दिखा रहे हैं कैडेट, आइए बात करते हैं। एमओयू साइन हुआ था एनडीएमए और एनसीसी के बीच में, हम उसे यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं सर। जैसे कि हमारे एमओयू में ये साइन हुआ था कि उसमें 2,37,000 से अधिक युवाओं को ओवरऑल जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से इतने ही वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना था। लेकिन एनसीसी में केवल 94,400 एनसीसी के कैडेट्स को यहाँ पे तीनों विंग से, आर्मी, नेवी और एयर, तीनों विंग से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनडीएमए और एसडीएमए के तहत हमें 12 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से 7 दिन ट्रेनिंग पीरियड का था और उसमें 16 डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए गए थे, जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी थी, फील्ड ड्रिल और स्टिमुलेशन भी था, साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई थी। और जो ड्रेस हम लोग पहने हैं वो एनडीआरएफ की ड्रेसेस हैं। हम युवा पीढ़ी हैं जो हमें अपने भविष्य के लिए या किसी भी आपदा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उस हिसाब से हमें जिस हिसाब ट्रेनिंग दी जा रही है हम हमेशा के लिए तैयार हैं। हमारी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हुई है, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, फील्ड ड्रिल एंड सिमुलेशन। इन सब के बाद जब हम लोग ये सब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी आपदाएं जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, जो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और आपने साल 2025 में ये भी देखा होगा कि कैसे वायनाड लैंडस्लाइड में हो गया, कुंभ मेले के दौरान, और ऑपरेशन सिंदूर में जिसमें हमारे भारत के सेनानियों ने कितना वीर महत्व का काम किया। पेशेंट जो कि गिरा हुआ है तो उसको हम गोल्डन आर्म कैसे बचा सकते हैं, ये बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग सिखाया गया इसमें।
तो ये कैडेट्स काफ़ी उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें को मौका मिल रहा है, जो भी वीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बातें रखने का। और ख़ास तौर पर जो युवा आपदा मित्र योजना के तहत 1 लाख कैडेट्स को प्रशिक्षित कर उन्हें युवा आपदा मित्र बनाने की तैयारी की गई है ताकि वे आपदा में त्वरित सहायता प्रदान कर सकें। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीटी न्यूज, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मगर और थारू समुदाय के लोग नेपाल के विभिन्न प्रांतों से राजधानी काठमांडू के तुंडीखिल मैदान में एकत्र हुए। तनहु, रामेछाप, कोशी और सुदूर पश्चिम से आए सांस्कृतिक समूहों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। और वहीं थारू समुदाय के लिए माघे संक्रांति नववर्ष का प्रतीक है, जिसे घी, चाकू, तरुल, लड्डू, सेल रोटी, ढिकरी और खिचड़ी जैसे पारंपरिक व्यंजनों के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि ऐसे पर्व आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। तो कहीं मकर संक्रांति मनाई गई तो कहीं पर माघे संक्रांति। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सिनेमा की दुनिया में, क्योंकि इस हफ्ते कौन सी फिल्में रिलीज हो रही है आपको बताते हैं। समुदाय को प्रमुख राष्ट्रीय पर्व माघे संक्रांति पर इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही है राहु केतु। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की पॉपुलर फुकरे जोड़ी फिर आ रही है एक साथ। कहानी में एडवेंचर है, कॉमेडी है, वहीं शालिनी पांडे के जुड़ने से नया रंग भी आ गया है। हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस भी रिलीज हो रही है। वीर दास निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस्ड ये फिल्म एक डार्क एक्शन कॉमेडी है जो एक्सीडेंटल स्पाई ट्रैप पर आधारित है। मोना सिंह, शारिब हाशमी जैसे कलाकारों के साथ आमिर खान और इमरान खान का कैमियो भी है फिल्म में। पुष्पा द रूल का जादू अब जापान तक जा पहुंचा है। पुष्पा द रूल 16 जनवरी को जापानी थिएटर्स में रिलीज हो रही है। ये फिल्म की इंटरनेशनल यात्रा में एक बड़ा अचीवमेंट है। ओटीटी रिलीजेस की बात करें तो फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा 120 बहादुर इस हफ्ते प्राइम वीडियो पर आ रही है। ये फिल्म नवंबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं कर पाई, पर मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार में फरहान अख्तर ने सराहना बटोरी। नेटफ्लिक्स लेकर आया है तस्करी द स्मगलर्स वेब के साथ एक नई क्राइम सीरीज, जहां इमरान हाशमी एक फोकस्ड कस्टम ऑफिसर के रोल में हैं, जो एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में जुटे हैं। Amazon MX प्लेयर पर आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल रियलिटी सीरीज भारत के सुपर फाउंडर्स। शो को सुनील शेट्टी होस्ट और मेंटर कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले संध्या बिल्कुल कुछ खास झलकियों के साथ हम अपने दर्शकों को छोड़े जाएंगे। ये झलकियां हैं गुजरात की। जी हाँ, गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की एक खूबसूरत झलक हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां मकर संक्रांति पर रंग बिरंगी पतंगों से आसमान खिल उठा। तो आप लीजिए इन खूबसूरत झलकियों का आनंद। मुझे, मेरे सहयोगी गौरव और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।